नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्ट अधिनियम को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी होता है। किसी भी एक्ट को, किसी भी अधिनियम को पढ़ने से पहले। तो जहाँ तक टीपीए की बात है, उसका इंट्रोडक्शन या किसी भी एक्ट का इंट्रोडक्शन उसके प्रीएम्बल में समाहित रहता है, प्रीएम्बल में इंसर्ट रहता है, उसमें वेस्टेड रहता है। तो आज हम सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो प्रीएम्बल है, जो उसकी उद्देशिका है, उस पर एक एक बिंदु पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर उसकी उद्देशिका क्या कहती है, उसका प्रीएम्बल क्या कहता है और क्या इस एक्ट का उद्देश्य है। मैंने आपके सामने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक बार आप इसको देख लीजिए। इसमें मैं एक बार पढ़ कर के आपको बता रहा हूँ और फिर एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रीएम्बल का उद्देश्य क्या है। ध्यान देंगे। एन एक्ट टू अमेंड, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ये कहता है एन एक्ट टू अमेंड, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर, तो ट्रांसफर को अंडरलाइन कर लीजिए, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अंडरलाइन कर लीजिए, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, तो एक्ट ऑफ पार्टीज को अंडरलाइन कर लीजिए। यानी हमारे पास कुल मिलाकर के ये शब्दावली है जिसका अर्थ हम जानेंगे, जिसका अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे। जिसका ये चार शब्द हैं, चार शब्दावली हैं हमारे पास, जिनका मीनिंग हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसको डिटेल में समझ लेंगे। एक बात छोटी सी यहाँ बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई प्रीएम्बल पढ़ें तो उसमें कुछ शब्द समाहित रहते, जैसे यहाँ पर तो केवल अमेंड लिखा हुआ है। कुछ प्रीएम्बल आप पढ़ेंगे, वहाँ आपको एक शब्द मिलेगा कंसोलिडेट, समेकित, हिंदी में वह समेकित लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर बेसिकली समेकित लिखा हुआ रहता है। इंग्लिश में कंसोलिडेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, कंसोलिडेट। अगर किसी प्रीएम्बल में कंसोलिडेट शब्द लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है उस लॉ से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हो सकते हैं वो सब उसी पर्टिकुलर एक्ट में उन्हें समाहित कर दिया गया है। वो सारे जो लॉ, जो प्रोविजन हो सकते हैं, जो प्रावधान हो सकते हैं, वो उस लॉ में हैं। लेकिन जब इस प्रीएम्बल को आप देखेंगे तो इस प्रीएम्बल में आपको कहीं भी कंसोलिडेट शब्द नहीं मिलेगा, समेकित शब्द नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हैं वो टीपीए में समाहित नहीं हैं। यानी उसके लिए और भी बहुत सारे लॉज हैं, और भी बहुत सारी विधियां हैं, केवल टीपीए ही एकमात्र लॉ नहीं है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता हो। ये आप थोड़ा ध्यान देंगे, बताना इसलिए जरूरी था ताकि उद्देशिका को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। अब समझेंगे। इसमें लिखा है एन एक्ट टू अमेंड, संशोधन, संशोधन, संशोधित करना, अमेंड, अमेंड। देखो भैया, एक बात समझना, किसी भी प्रीएम्बल में अगर अमेंड शब्द का इस्तेमाल है तो इसका मतलब यह है कि पहले कोई लॉ रहा होगा, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, पहले कोई लॉ रहा होगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसे क्या किया गया? अमेंड किया गया, उसे क्या किया गया? संशोधित किया गया। इसीलिए लिखा एन एक्ट टू अमेंड, यानी पहले कोई लॉ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जिसे क्या किया गया? अमेंड किया गया, जिसमें परिवर्तन किया गया। ये आपको समझना है, उसको अमेंड किया गया। देखिए, ये एक्ट 1882 का एक्ट है, आप सब जानते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक्ट है। इस एक्ट से पहले भारत में जब
कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता था। देखिए ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी क्या है मैं डिस्कस करूंगा और बहुत डिटेल में करूंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलें। मैंने कहा कि 1882 से जब भारत में, इंडिया में कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता था तो बेसिकली भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक था जो यहाँ के देसी रियासतें थीं, जो यहाँ के शासक थे, जो यहाँ के लोकल लीडर्स थे, जो यहाँ के राजा थे, देसी शासक थे, और एक अंग्रेज़। तो अगर अंग्रेजी जो अंग्रेजी शासन था, जैसे मद्रास में था, बंगाल में था, मुंबई में था, वहां पर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी तो उसका अपना एक अलग तरीका होता था, और अगर देसी रियासतों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी तो उसका अपना एक अलग तरीका होता था। भारत दो भागों में बटा हुआ था और वो फर्क ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर भी पड़ता था। देशी जो रियासतें थी उनमें ट्रांसफर जो होता था प्रॉपर्टी का, उसके रूल्स अलग होते थे, उसके नियम अलग होते थे, और जो अंग्रेजों का जो शासन, जहां जिस भारत में अंग्रेजी शासन था, जहां जहां पर अंग्रेजों का शासन था, वहां ट्रांसफर के नियम अलग होते थे। समझ रहे होंगे आप। होता क्या था, अंग्रेजी शासन ही जो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र के रूल्स फॉलो किए जाते थे, उन्हीं का आधार है ये 1882 का एक्ट। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है जो देसी रियासतों से आया हो, क्योंकि अंग्रेजी शासन में क्या होता था, जैसे मद्रास के लिए उन्होंने अलग अलग समय पर मद्रास रेगुलेशन पारित किया, मद्रास रेगुलेशन पास किया। उन्होंने मुंबई के लिए मुंबई रेगुलेशन पारित किया, उन्होंने बंगाल के लिए बंगाल रेगुलेशन पारित किया कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड वो लगातार अलग अलग रेगुलेशन, अलग अलग जो भी उनका एरिया था, क्षेत्र था, वहाँ पर वो पास कर रहे थे। हेनरी मैन के सुझाव पर, हेनरी मैन के सुझाव पर, बहुत बड़े जूरिस्ट हुए हैं, आप सब जानते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में हम उनकी थ्योरीज को पढ़ते हैं। हेनरी मैन के सुझाव पर क्या किया गया कि एक समेकित प्रयास किया गया कि भाई अब अलग अलग ना बना करके एक एक्ट बना दीजिए। तो 1882 में जो अलग अलग रेगुलेशन हुआ करते थे, उन अलग अलग रेगुलेशन से निकल करके एक एक्ट आ गया, जिसे हम आज के समय पर पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसे हम आज के समय पर पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ये तो मैंने आपको इसलिए बताया एन एक्ट टू अमेंड, यानी आप ये समझें कि इससे पहले भी कोई विधियां हुआ करती थी जिन्हें अमेंड किया गया, जिनमें परिवर्तन किया गया, और उनकी वजह से, उन अमेंडमेंट्स की वजह से आज हमारे सामने ये टीपीए है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, कंसोलिडेट शब्द तो लिखा नहीं है, और कंसोलिडेट नहीं लिखा तो इसका मतलब एक्ट अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है। ध्यान देना, किसी भी एक्ट में अगर कंसोलिडेट शब्द लिखा हुआ है उसके प्रीएम्बल में ही लिखा रहेगा, तो ये मान करके चलिए कि कंसोलिडेट लिखा है तो वो एक्ट अपने आप में एक कंप्लीट एक्ट है। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेट नहीं है, इसका मतलब एक्ट कंप्लीट नहीं है। आप चाहें तो ये प्रीलिम्स का एक प्रश्न आपका बन सकता है, अक्सर पूछा जाता है इसी तरह के प्रश्न कि क्या टीपीए अपने आप में कंप्लीट एक्ट? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है साहब, उसकी प्रीएम्बल से ही पता चल रहा है, उसकी उद्देशिका से ही पता चल रहा है कि उसमें कंसोलिडेट नहीं है, तो ये अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा द लॉ रिलेटिंग टू, अब ये लॉ क्यों अमेंड किया गया, क्यों बनाया गया? उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दो शब्द हैं, दो अलग अलग शब्द हैं, ध्यान से सुनेंगे, दो अलग अलग शब्द हैं। एक शब्द है ट्रांसफर और दूसरा शब्द है प्रॉपर्टी। दो अलग अलग शब्द हैं, एक शब्द है ट्रांसफर और दूसरा शब्द है प्रॉपर्टी। मैं दोनों के बारे में अलग अलग बात करूंगा जिससे कि आपको पूरा टीपीए समझने में मदद मिलेगी। इस प्रीएम्बल को तो समझेंगे ही, और इस ट्रांसफर को समझने के साथ साथ आप इस टीपीए को भी समझ जाएंगे। समझना, ये बहुत बढ़िया शब्द है, ये जो ट्रांसफर शब्द है बहुत बढ़िया शब्द है। देखिए ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का सीधा सा और एक लाइन में अर्थ होता है क्रिएट अ न्यू इंटरेस्ट। क्रिएट अ न्यू इंटरेस्ट, एक नया हित सृजित करना। अगर किसी ट्रांजैक्शन में, अगर किसी व्यवहार में, समव्यवहार में, ट्रांजैक्शन में कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, कोई नया हित सृजित नहीं होता, तो उसे आप
ट्रांसफर नहीं कहेंगे। और ट्रांसफर नहीं कहेंगे मतलब टीपीए की कैटेगरी में वो नहीं आएगा, टीपीए के अधीन उसके प्रोविजंस नहीं आएंगे, टीपीए में हम उसे नहीं पढ़ेंगे। अगर वो ट्रांसफर ही नहीं है अकॉर्डिंग टू टीपीए तो फिर उसे टीपीए में पढ़ना क्यों है। तो ट्रांसफर का मतलब होता है क्रिएट अ न्यू इंटरेस्ट, एक नया हित सृजित करना। अब ये तो मतलब थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है एक नया हित सृजित करना, एक नया इंटरेस्ट क्रिएट करना। मैं आपको बता देता हूं, छोटा सा उदाहरण समझना। दो व्यक्ति मिलकर के किसी संस्थान को चलाते हैं। ये मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं तो वहीं से ये उदाहरण आता है। मान के चलते हैं ए और बी, ये दो व्यक्ति हैं, मिलकर के किसी संस्थान को चलाते हैं। अब दीपावली का अवसर आया या नव वर्ष का न्यू ईयर का अवसर आया तो कुछ बच्चों ने मिलकर के, कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर के इन दोनों जो संस्थान को चलाने वाले हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स को खरीदा, कुछ उपहार उनके लिए खरीदे। अब समझिएगा ये वो शॉपकीपर है जहां से बच्चे उपहार खरीद रहे हैं और ये एम नाम के बच्चे ने कोई उपहार खरीदा। तो अब यहां जो ये इससे उपहार खरीदेगा, जो ये गिफ्ट खरीदेगा, जो भी ये खरीदेगा, उसमें पहले इसका इंटरेस्ट नहीं था, हित नहीं था। इसने खरीद लिया तो अब इसका हित आ गया। इस उपहार में ये जो गिफ्ट है इसमें एम का इंटरेस्ट आ गया, मतलब न्यू इंटरेस्ट हुआ, नया हित हुआ। अब इसने क्या किया, दो उपहार खरीदे, दो उपहार ला करके टीचर्स को दे दिए। अब टीचर्स का पहले उस गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी नया इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। समझना, बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूं। पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, पहले कोई हित नहीं था, यानी नया इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। लेकिन दिया कैसे कि दोनों को एक साथ खड़े करके वो टीचर्स को उन्हें पकड़ा दिया। ये नहीं पता था कि किसका कौन सा गिफ्ट है, वो दोनों को एक साथ दे दिया गया। एक समान उसमें जो वस्तु थी, जो थिंग थी, वो एक ही थी, लेकिन एक साथ दिया गया वो जो गिफ्ट था दोनों टीचर्स को। अब दोनों टीचर्स के पास ये गिफ्ट आ गया। अब इन्होंने आपस में उसको डिवाइड किया, उसको दिया। ये ए ने रख लिया, ये बी ने रख लिया। अब समझना, जब एम नामक स्टूडेंट ने इनको गिफ्ट दिया था तो वो एक नया इंटरेस्ट इनके पास गया, भले ही बिना कंसीडरेशन के गया, भले ही बिना प्रतिफल के गया, लेकिन नया इंटरेस्ट तो गया ना। अब इन दोनों में इनका वो इंटरेस्ट वेस्टेड हो गया, समाहित हो गया इन गिफ्ट्स में। लेकिन जब वेस्टेड होने के बाद ये एक दूसरे से उसको बांटेंगे, एक दूसरे को दिया जाएगा कि ये आपका, ये मेरा, तो अब उसमें नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, अब उसमें नया हित सृजित नहीं होगा, न्यू इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। इसलिए यहां ट्रांसफर है, यहां ट्रांसफर है, लेकिन अगर ये दोनों उसे आपस में डिवाइड करते हैं तो इसे आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। इसलिए जो विभाजन होता है, जो डिवाइडेशन होता है, जब प्रॉपर्टी एक दूसरे में डिवाइड की जाती है, जो कि पहले से है, मान के चलते चार भाई हैं, 5-5 बीघा जमीन आती है, 5-5 बीघा जमीन आती है। अब दिल्ली एनसीआर में जमीन है, पांचों भाइयों के नाम, पिताजी के नाम 20 बीघा जमीन है, पिताजी के नाम 20 बीघा जमीन है, डेथ के बाद चार भाइयों के नाम 5-5 बीघा जमीन आई। तो अब इनको जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो न्यू इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है न्यू इंटरेस्ट? क्यों नहीं है न्यू इंटरेस्ट? क्योंकि भाई जो इनके पास था वही तो इनको मिलेगा। अब दूसरी चीज, यानी सक्सेशन में जो प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होती है वह भी न्यू इंटरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आती है। मैंने दो चीजें बताई। मैंने बताया डिवाइडेशन जो होता है, जो विभाजन होता है, जो पार्टीशन होता है, वह न्यू इंटरेस्ट नहीं है, यानी ट्रांसफर नहीं है, यानी टीपीए में नहीं पढ़ेंगे। जो सक्सेशन में फादर की डेथ के बाद बच्चों को जो प्रॉपर्टी जाएगी, मदर की डेथ के बाद बच्चों को जो प्रॉपर्टी जाएगी, चूंकि वो उसमें न्यू इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, नया हित सृजित नहीं होता, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर का सीधा मतलब है जहां पर नया हित सृजित होता हो, जहां पर न्यू इंटरेस्ट क्रिएट होता हो, वो ट्रांसफर है।
वो ट्रांसफर है। क्लियर बात है, समझ रहे होंगे आप? क्लियर है? तो अगर नया हित सृजित नहीं होता तो उसे आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो पार्टीशन और सक्सेशन दोनों ही ट्रांसफर की कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए हम इन टीपीए में नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हमने अमेंड की बात की, हमने ट्रांसफर की बात की, आप समझ गए होंगे। हमने कंसोलिडेट की बात की कि वो यहाँ पर है ही नहीं तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, कंसोलिडेट नहीं है तो टीपीए अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है। अब मैं प्रॉपर्टी के बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैं बात करूंगा बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ये जो ट्रांसफर होता है, ये जो नया हित मिलता है, वो कई बार क्या होता है, एक्ट ऑफ पार्टीज की वजह से मिलता है। पक्षकार आपस में समझौता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संविदा करते हैं, पार्टीज आपस में व्यवहार करती हैं तब मिलता है, या फिर बिना पार्टीज के व्यवहार के मिल जाता है। अब आप कहेंगे ये कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूं। मान के चलते हैं ए और बी के बीच में कोई कानूनी कोई मसला है, उनके बीच में कोई लीगल इशू है जिसकी वजह से ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया। ए ने बी के ऊपर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने को लेकर के उसने सूट फाइल कर दिया, उसने सूट फाइल। बी के फेवर में कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और ए से कहा कि आप इनको 10,000 रुपया देंगे, यानी उसको जो जजमेंट हुआ, जो डिक्री हुआ, जो एडजुडिकेशन हुआ, उसमें कहा गया कि ए बी को 10,000 रुपया देगा। 10,000 रुपीज का डिक्री पास कर दिया बी के फेवर में, यानी डिक्री होल्डर यहां पर बी है। उस 10,000 में या कोई प्रॉपर्टी अगर डिक्री के द्वारा दी है, उस प्रॉपर्टी में बी को जो इंटरेस्ट मिला है वो डेफिनेटली एक न्यू इंटरेस्ट है, एक नया हित है। लेकिन समझना, एक नया हित है लेकिन वो बाई एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं है। वो पार्टीज के द्वारा दिया जाने वाला, पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके उस हित को समाहित करें, वो वाला हित नहीं है, वो हित नहीं है। इसलिए जो कोर्ट की डिक्री या जजमेंट या एडजुडिकेशन से जो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को दी जाती है, प्रदान की जाती है, उसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं मानते हैं, उसे हम टीपीए के अधीन नहीं पढ़ते हैं, उसे हम टीपीए के अधीन नहीं पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात भी आप समझ गए होंगे। यानी एक्ट ऑफ पार्टीज होना चाहिए। जैसे वो तो फिर मैं दोबारा उसके ऊपर लेके जाऊंगा कि सक्सेशन जो होता है या विल, वसीयत एक अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति ने अपने पुत्र के नाम, अपने पौत्र के नाम, अपने बेटे या परिवार के किसी सदस्य के नाम संपत्ति की वसीयत की। मृत्यु के बाद वो वसीयत क्या हुआ कि एग्जीक्यूट होगी, दूसरे के पास जाएगी। तो एक्ट ऑफ पार्टीज है ना, पार्टीज है, पार्टीज मतलब लिविंग पार्टीज, जीवित रहने वाले पक्षकार, लिविंग पार्टीज मतलब लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ चीजें हैं जो इसको एक्सटेंड करती हैं, सेक्शन 13 और 14 पढ़ेंगे, लेकिन वो एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है, सिर्फ रास्ता निकालती हैं। चर्चा करेंगे 13 और 14 क्या है, 13 और 14। अभी समझिए एक्ट ऑफ पार्टीज। तो पार्टीज मतलब लिविंग। वसीयत में जो प्रॉपर्टी जाएगी दूसरे को, वो लिविंग टू लिविंग नहीं जाती है, वो बेसिकली कैसे जा रही है, एक मृत व्यक्ति से, एक डेड पर्सन से लिविंग को जा रही है, क्योंकि मरने से पहले तो वसीयत को एग्जीक्यूट कराया ही नहीं जा सकता। तो जब मरने से पहले एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता तो एक्ट ऑफ पार्टीज कैसे हो गया। तो अब आप इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पार्टीशन टीपीए में हम उसको नहीं पढ़ते हैं, नंबर 1 पॉइंट। पार्टीशन टीपीए में नहीं है, उसका कारण मैंने बताया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये सब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैं, देखिए आजकल सवाल मेंस में अक्सर उसका प्रारूप बदल गया है। सीधा पूछेंगे व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और क्या ये सब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इंक्लूड है, क्या पार्टीशन है, कारण बताइए। अब आप कारण आपको पता नहीं, आपको इतना पता है कि नहीं पार्टीशन नहीं है, तो कारण क्या है, पार्टीशन किस लिए नहीं है, क्योंकि उसमें नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। तो वो आप 2 लाइन में उसको लिखेंगे कि भाई ट्रांसफर का मतलब होता है नया इंटरेस्ट, और पार्टीशन में नया इंटरेस्ट नहीं होता। वो पूछेगा क्या कोर्ट का डिक्री ट्रांसफर है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टीपीए में आता है, आप कहेंगे नहीं आता,
क्यों नहीं आता कोर्ट का डिक्री के द्वारा जो प्रॉपर्टी मिलेगा? क्योंकि एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं है, एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं है, एक्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायालय के आदेश से मिल रहा है, एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट है। तो हमको क्या देखना है? एक्ट ऑफ पार्टीज देखना है, एक्ट ऑफ पार्टी। उन्होंने पूछा कि बताइए विल जो होता है, वसीयत जो होता है, छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। अब उन सब का सामने 2-2 नंबर 4-4 नंबर रख देगा, आपको कारण लिखना पड़ेगा। आप ये लिख देंगे केवल कि नहीं विल TPA के अधीन नहीं आता, काम नहीं चलेगा। अब विल क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई एक्ट ऑफ पार्टीज में पार्टीज मतलब लिविंग पार्टीज, जीवित से जीवित को जाएगा, जीवित से जीवित को जाएगा। तो जब जीवित से जीवित को जाना है, लिविंग टू लिविंग जाना है, तो विल में तो ऐसा होता ही नहीं है। मैं मान रहा हूं कि नया इंटरेस्ट क्रिएट होगा, मैं मान रहा हूं कि नया इंटरेस्ट क्रिएट होगा, लेकिन लिविंग टू लिविंग तो नहीं है ना, लिविंग टू लिविंग नहीं है। तो आप लिखेंगे डिवाइडेशन, पार्टीशन जो है वो TPA में नहीं आता। सक्सेशन वो बहुत अच्छा है कि आपका सक्सेशन मतलब हम जैसे मैं हिंदू लॉ की बात करूं तो प्रॉपर्टी जन्मतः प्राप्त हो जाती है ना, बाद में सक्सेशन में मिलना होता है। तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता, क्योंकि पहले से ही आपका हित उसमें है, पहले से आपका इंटरेस्ट उसमें है। तो कुल मिलाकर के हमने इन पॉइंट्स पर चर्चा की। अब ये आखिरी पॉइंट है जैसे प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी को बहुत कम शब्दों में डिफाइन कर देना बड़ा कठिन काम है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है जो प्रॉपर्टी वर्ड है। लेकिन जब इसका डिक्शनरी मीनिंग मैंने देखा तो वहां ये पता चला कि कोई भी चीज जिस पर पजेशन किया जा सके, कोई भी वस्तु, एनीथिंग जिसको आप पजेस कर सकें, जिस पर कब्जा कर सके, वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है। अब मान के चलना जैसे कि गंगा का बहता हुआ पानी, नदी पानी जब बह रहा है, जब वो अपने बहाव में है, प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसको किसी कैन में कर लेते हैं तो उस कैन में वो पानी आ गया, अब वो आपके पजेशन में आ गया, आप उसको 50 रुपए का बेच सकते हैं, वो प्रॉपर्टी हो गया, वो प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। समझना, वो क्या हो गया? वो प्रॉपर्टी हो गया। तो प्रॉपर्टी मतलब जिसको आप, जिस पर आप पजेशन, सूरज की जो सूर्य की रोशनी है, जो सूर्य भगवान की रोशनी है, वो प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि आप उसको पजेस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सोलर पैनल के माध्यम से, अब वो आपकी प्रॉपर्टी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब TPA में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता रहा हूं, क्योंकि TPA कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की प्रॉपर्टी पर ही लागू होता है। अगर प्रॉपर्टी ये है, पूरा हिस्सा ये प्रॉपर्टी है, तो TPA सिर्फ इतने हिस्से पर, सिर्फ इतने पार्ट पर लागू होगा। तो मैं TPA में प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। तो मान के चलते सूर्य भगवान की रोशनी है, जो आपने उसको क्या किया, सोलर पैनल से आपने उसको बिजली में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आप उसको, अब वो आपका प्रॉपर्टी हो गया, अब आप उसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी वो है जिस पर पजेशन हो सके। तो जब तक किसी चीज पर पजेशन नहीं है, जब तक किसी चीज पर कब्जा नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो पजेशन में आ जाती है, जैसे ही वो कब्जे में आ जाती है, उसे आप प्रॉपर्टी मान सकते हैं, उसे आप प्रॉपर्टी कहेंगे, उसे आप प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लियर बात है? तो ये हमारा प्रीएम्बल हुआ। अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो शुरू करेंगे कि ये प्रॉपर्टी का डेफिनेशन तो बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है। TPA किस प्रकार की प्रॉपर्टीज पर लागू होता है? जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्रॉपर्टी ये है तो TPA केवल इतने हिस्से पर लागू होगा। ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक सभी शब्दों का अर्थ इसको एक्सप्लेन करते हुए एक बार लिखें। धन्यवाद।